पेंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से दोनों देशों की सेनाओं ने डिसएंगेज किया है। साथ में महीनों से वहां तैनात किए गए हथियारों को भी पीछे ले जाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की, मॉस्को समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा की और डिसएंगेजमेंट की स्थिति की समीक्षा की। पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यदल यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मुहर लग गई है। FATF ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्रीय एजेंडे में से 3 को पूरा करने में विफल रही है। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। FATF का कहना है कि पाकिस्तान को सभी 1267 और 1373 नामित आतंकवादियों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना चाहिए। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए अपनी कार्य योजना में शेष 3 बिंदुओं को लागू करने पर काम जारी रखना चाहिए। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने आज तक हमारे 27 कार्य योजनाओं में से केवल 24 को ही पूरा किया है। अब इसे पूरा करने की समय सीमा खत्म हो गई है। इसलिए FATF जून 2021 तक पाकिस्तान से सभी कार्य योजनाओं को पूरा करने का अनुरोध करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि महामारी के दौरान किए गए कार्यों के लिए भारत सरकार को गर्व होना चाहिए। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन निष्पक्षता का समर्थन करने के लिए PM नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोवैक्स के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और वैक्सीन की खुराकें देना 60 से अधिक देशों की सहायता कर रहा है और उन देशों को कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की खुराक भेजने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के कारण ही 60 से ज्यादा देशों को उनके हेल्थ वर्कर और अन्य प्राथमिकता समूहों का टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। घेब्रेयेसस का कहना है कि उम्मीद है अन्य देश आपके उदाहरण और आपका अनुसरण करेंगे। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,34,72,643 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जबकि कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,07,50,680 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.17% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.42% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 12,179 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इस सबके बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 21,46,61,465 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,31,860 सैंपल कल टेस्ट किए गए। चुनाव आयोग आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग आज असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा कर सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में निर्वाचन से जुड़ी तैयारियों को लेकर दौरा कर चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्या प्राथमिक सूचना क्या है आपके पास आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? देखिए चंद्रशेखर, बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस वार्ता है चुनाव आयोग की तरफ से आज जो 4:30 बजे शाम को बुलाई गई है। हम जानते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनावों की तैयारियां हैं वो सभी पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की टीम वहां पर दौरा कर चुकी है, जिसमें कि तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होने हैं उससे संबंधित अगर हम देखें तो इन सभी तैयारियों के बाद अब तारीखों का ऐलान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आयोग जिस तरीके से इन राज्यों में अपना दौरा कर चुका है और इन सभी राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कुछ शुरू की गई, क्योंकि आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को लेकर उनका जो कमिटमेंट है
वो कैसे पूरा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना और एक ऐसा माहौल जिसमें वो अपना मत अपनी स्वेच्छा के अनुरूप डालने में सफल हो, इस तरीके का इंतजाम चुनाव आयोग को करना होता है और ये सभी इंतजाम करीब करीब चुनाव आयोग कर चुका है। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर आयोग की कई टीम पहले भी गई और जो वहां के प्रभारी हैं उनका लगातार वहां पर दौरा रहा है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत भी अब गरमाई हुई है, इसी तरीके से अगर हम देखें पुदुचेरी में तमाम सियासी गर्माहट देखी गई, तमिलनाडु में सियासी गर्माहट पहले से ही वहां पर देखी जा रही है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में, जो 5 राज्य हैं जिसमें कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो उनमें जो तैयारियां की गई हैं उसके बाद अब ये पूरी संभावना है और ये कह सकते हैं कि आज शाम को 4:30 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इस सभी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो आयोग ये सुनिश्चित भी कर चुका है कि पहले की तरह जिस तरीके से अलग अलग चरणों में चुनाव कराने का जो उनका अनुभव रहा है, और जिस तरीके से अगर हम देखें असम में 2 चरणों में पहले भी चुनाव देखे गए हैं, पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में चुनाव देखे गए हैं, तमिलनाडु में जबकि वहां पर इस तरीके की स्थितियां नहीं बनती हैं कि जहां लॉ एंड ऑर्डर कोई इशू हो, तो अधिकांश और बड़ा राज्य होने की वजह से वहां पर एक ही चरण में चुनाव पूर्व में ज्यादा देखे गए हैं। इसी तरीके से केरल की बात करें तो वहां पर चुनावी हिंसा तो नहीं देखी जाती है आमतौर पर, लेकिन चूंकि ज्योग्राफी के हिसाब से करीब 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई में राज्य है, उस लिहाज से चुनाव आयोग वहां पर 2-2 चरणों में चुनाव पहले भी करा चुका है। इसी तरीके से पुदुचेरी में देखें, छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर एक ही चरण में चुनाव पहले देखे गए हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है आज ये प्रेस वार्ता। चंद्रशेखर ऋषि, इस बार के अगर जो चुनाव की अगर घोषणा आज जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हो सकती है, और खासकर हम बात करें क्योंकि इस वक्त अगर देश की बात करें तो देश कोरोना महामारी से अब धीरे धीरे उबर रहा है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई जगह पे चुनाव हुए हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पे चुनाव नहीं हुए हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी जो कोविड की अगर बात करें, क्योंकि दूसरे राज्यों से आप वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज या दूसरी फोर्सेज को भी भेजेंगे और उस राज्य के अंदर भी आपको पूरी व्यवस्था करनी है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल चुनाव आयोग के सामने ये चुनौती है, लेकिन हमने पूर्व में देखा है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में जी ये चुनाव संपन्न कराए गए हैं और कोविड नॉर्म्स के तहत कराए गए हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग ने पूरी गाइडलाइंस तैयार की थी, जिसमें अलग अलग गाइडलाइंस थी, मतदाताओं के लिए गाइडलाइंस थी, राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइंस थी और चुनाव कराने वाले जो टीम होती थी, जो कर्मचारी दल है, उनके लिए गाइडलाइंस थी। सभी के लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग गाइडलाइंस के तहत बिहार में जिस तरीके से चुनाव संपन्न कराया सफलतापूर्वक, उसके बाद आयोग के पास एक मॉडल है कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है, और उस दौरान विधानसभा चुनाव के दौरान, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अगर उन्हें लगा होगा कि ये चीजें हैं जिसका कि इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है, वो भी अनुभव उनके पास रहेगा। तो जहां तक कोविड ठीक है ऋषि, एक सवाल और आपसे पूछना